धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लगता है भोंपू मीडिया को बैकग्राउंड म्यूजिक यानी कि ढैन 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 बैकग्राउंड में चलाने के अलावा और बड़े बड़े जूम जूम करते हुए ग्राफिक्स दिखाने के अलावा कुछ नहीं आता है, और उसके दलाल चाटुकार और दंगाई बन चुके पत्रकारों को टाई कोट पहनकर काला वाला नफरत फैलाने के अलावा कुछ नहीं आता है। अगर वाकई में वो पत्रकार हैं तो आज मैं उनको आईना दिखा रहा हूं और बता रहा हूं कि पालघर वाली घटना के बाद वो किस तरीके की पत्रकारिता कर सकते हैं। अगर आप लोग सहमत हो धाकड़ खबर के उन सवालों से तो इन भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई बन चुके पत्रकारों को आईना दिखाइए और कहिए कि ये चीजें दिखाइए अगर आपके अंदर दम है। क्या है वो चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए धाकड़ खबर के साथ। 3 पहलुओं में आपके सामने रखने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील तो है भाई, रवीश कुमार का तो चैनल है नहीं ना जी, तो अगर YouTube देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो हमारी वेबसाइट पर भी आकर हमारी खबरों को देखकर पढ़ सकते हैं। चलते हैं पहले पहलू की तरफ। पहले पहलू में बात कर लेते हैं कि इन हालात में भी भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार और दंगाई पत्रकार नफरत फैला रहे हैं। पर मुझे लगता है कि नफरत वाली तस्वीर देखने से पहले आपको प्यार वाली एक तस्वीर देखनी ली चाहिए। एक एंकर है रूबिका लियाकत, किसी जमाने में जी न्यूज में हुआ करती थी। जी न्यूज में उन्होंने इतना उगला और फिर उसके दम पर वो यहाँ आकर बैठ गए और आज यहाँ पे भी दम के उगल रही हैं, स्टार एंकर बन गई हैं साहब। वो वहां पे सुमित अवस्थी बैठे हैं। सुमित अवस्थी का सिर्फ एक शो होता है, रूबिका लियाकत के 2 शो हैं। शाम को प्राइम टाइम शो करती हैं 5 बजे और फिर रात को मास्टर स्ट्रोक बता दें, इसकी शुरुआत एबीपी न्यूज में जब पहुंचे थे पुण्य प्रसून वाजपेयी उन्होंने की थी। तो वो कैसे बता रही हैं कि पालघर वाली घटना से उनका कलेजा हिल गया, कैसे वो कांप जाती हैं। आप उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। मैं आज बहुत ज्यादा चिंतित हूं। मैं कल रात से जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही है, जो लोग आपस में साझा कर रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर मेरा दिल मेरी रूह कांप रही है। उन तस्वीरों को देखकर मेरा दिल मेरी रूह कांप रही है। अच्छा, ये कोई पहला मौका नहीं है जो आपने अभी देखा कि इनका दिल ऐसे कांप जाता है। मुरादाबाद में जब डॉक्टरों पर पुलिस पे ऐसे हमला हुआ उस वक्त भी इनका दिल ऐसे ही कांप गया था। सुन लीजिए इनकी जुबान। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना की जांच के लिए गए डॉक्टर्स पर कुछ लोगों ने पत्थरों की बारिश की। अपने घरों से पत्थर फेंके, अपनी गलियों से पत्थर फेंके, और वो ऐसी तस्वीर है जिसको दिखाने में हम खुद कांप रहे हैं, हम खुद कांप रहे हैं, हम खुद कांप रहे हैं। तो अब इस तस्वीर के बाद आगे चलते हैं कि भोंपू मीडिया किस तरीके से नफरत फैला रहा है। तो आपके सामने सीधे सीधे रखते हैं सुधीर चौधरी का वीडियो, देख लीजिए, जिसमें वो गीता का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि कृष्ण ने कहा था कि जब जब धरती पे पाप बढ़ेगा मैं आऊंगा ऐसे लोगों का नरसंहार करने के लिए। अब ऐसे में साधुओं की हत्या हुई है तो कौन श्री कृष्ण की तरह ऐसे लोगों का नरसंहार करेगा या उनको निपटाएगा, उनका खत्म करेगा, निपटारा करेगा। सुन लीजिए उनके ज़बान। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब मैं पृथ्वी पर जन्म लेता हूं। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि साधुओं की रक्षा के लिए और दुर्जनों और पापियों के विनाश के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूं। लेकिन अब सवाल यह है कि कलयुग में हुए इस पाप के खिलाफ कौन आवाज उठाएगा और कौन श्री कृष्ण की तरह इन साधुओं को न्याय दिलाएगा। शायद अभी तो हमारे देश का मीडिया और बुद्धिजीवी इनके लिए आवाज उठाना नहीं चाहते। उन्हें बहुत शर्म आती है इस तरह की बातों को उठाने में, क्योंकि इस घटना में वो एंगल नहीं है जिस एंगल को वो उठाना चाहते हैं। इस घटना में वो धर्म शामिल नहीं है जिसके बारे में वो हमेशा अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। उसी में वो अपना फैशन समझते हैं। ये खबर फैशनेबल नहीं है। इस खबर में बुद्धिजीवियों के लिए ग्लैमर नहीं है। ये खबर पश्चिमी मीडिया में छपेगी नहीं। इस खबर में यूरोप के अखबार कुछ छापेंगे नहीं। लेकिन ये वही लोग हैं जो आतंकवादी याकूब मेमन की फांसी का विरोध करते हैं, निर्भया के दोषियों की फांसी टलवाना चाहते हैं, लेकिन 3 बेकसूर इंसानों की हत्या होने पर ये सारे लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं, अपने बिलों से बाहर नहीं निकलते। आपने सुन लिया, गीता का जिक्र करते हुए, श्री कृष्ण का जिक्र करते हुए क्या वो लोगों को उकसाने और भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्या वो सही सवालों से अब भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? वो क्या बताना चाहते हैं? लोग खुद निकल जाएं सड़कों पे। अरे आप सवाल खड़ा करिए ना पुलिस पे। ये लोगों को कौन सी थ्योरी आप सुना रहे हैं?
क्या बताना चाहते हैं इससे, सोचिएगा और इनसे सवाल कीजिए। मैं बताऊंगा आपको इन्हें क्या सवाल उठाने चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है आपको देश के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क पर आने वाले इस पत्रकार का ये अंदाज देखना चाहिए। ये भी लोगों को सिर्फ भड़का रहा है इन हालात में भी। इस देश में लिंचिंग की घटना कई बार हुई और ऐसी शर्मनाक घटना जब भी हुई आपने मैंने मिलकर जमकर विरोध भी किया और देश ने भी विरोध किया। लेकिन सवाल यह है कि वैसा विरोध पालघर की घटना पर हो रहा है? कहां है वो लोग जो हर बात पर अपना अपना अवार्ड हाथ में लेकर घूमते हैं, अवार्ड वापसी का ड्रामा करने खड़े हो जाते हैं? आज सोशल मीडिया पर कथित बुद्धिजीवी ब्रिगेड खान मार्केट गैंग मौन पर है, यानी उन्होंने मौन धारण कर लिया है। सुन लिया आपने, ये कह रहा है खान मार्केट गैंग, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि खान मार्केट गैंग वाले मुझे पसंद नहीं करते, उनको सबक सिखाने की बात कर रहा है। ये भड़का रहा है लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ, ये भड़का रहा है लोगों को देशद्रोही लोगों के खिलाफ, ये भड़का रहा है आम लोगों को। ये ठीक उसी तरीके का काम कर रहे हैं जो अनुराग ठाकुर ने दिल्ली चुनाव में किया था। वो बोला देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो लोग निकल गए गोली मारने के लिए। उसके बाद जब ये कोरोना में जमात की एंट्री हुई तो उसके बाद बताया जाने लगा कि मुसलमान हैं, इनकी वजह से कोरोना फैल गया पूरे देश में, ये लोग जिहाद चला रहे हैं कोरोना के नाम पर, थूक लगा लगा के फल बेचने। फिर आपने तस्वीरें देखी, लोग तो भोले भाले हैं, उन्हें नहीं पता होता, मीडिया पे भरोसा करते हैं, हमारे पे भी वो भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है कि ये सच बोलता होगा, ये कुछ ना कुछ अपनी जिम्मेदारी को समझता होगा, लिहाज करता होगा अपने पद का, लेकिन अपने पद का उन्हें लिहाज रहा नहीं है। तो लोगों ने एतबार कर लिया और जगह जगह फिर देखा आपने किस तरीके का भीड़ तंत्र वो हावी हो गया और वो वारदातों को अंजाम देने लगा। अब बात कर लेते हैं कि असल सवाल इस पालघर वाली घटना के बाद, मॉब लिंचिंग वाली घटना के बाद, भीड़ तंत्र वाली घटना के बाद क्या उठते हैं और क्या इन पत्रकारों को उठाने चाहिए। तो देखिए, मैं पत्रकार होने के नाते बहुत जिम्मेदारी के साथ इन्हें कह रहा हूं कि इनके सामने सबसे पहला सवाल खड़ा होता है कि महाराष्ट्र की रिपोर्ट दिखाएं, बताएं कि 1 जुलाई 2018 को इसी महाराष्ट्र के धुले में, जी हां, जिस महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या की है भीड़ ने, इसी महाराष्ट्र के धुले में 1 जुलाई 2018 को बच्चा चोरी के आरोप में 5 लोगों को पीट पीट कर मार दिया गया था। तो महाराष्ट्र का इतिहास क्या रहा है मॉब लिंचिंग के मामले में, और जो अब से पहली वारदातें हुई उसमें पुलिस क्या कर रही थी, कितने लोगों को सजा दिला पाई, कितने लोगों को सजा नहीं दिला पाई, ये तमाम इसे बात करनी चाहिए। और इसे बात करनी चाहिए फिर उसके बाद साथ साथ में पूरे देश में फैल रहे भीड़ तंत्र की, जो 2013-14 के बाद से देश के अंदर देखने को मिलता है। 4 साल 5 साल के कुछ आंकड़े आपके सामने रख देता हूं। असम में बताया जाता है कि अभी तक 15 वारदातें हुई जिन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। झारखंड में 11 हो चुकी, हालांकि आंकड़ा पुराना है। मेघालय में बताया जा रहा 8 लोगों की हत्या की जा चुकी है और राजस्थान में 4, यूपी में 2, उत्तर प्रदेश में आपको पता है 2 वारदातें, नागालैंड में 2 बताई जाती हैं और जम्मू और कश्मीर और त्रिपुरा में 1-1 वारदातें। इसके अलावा मध्य प्रदेश और लंबी फहरिस्त है, इस पे इन्हें बात करनी चाहिए कि कितनी वारदातें हुई है। इसके बाद इनका क्या काम बनता है, ये उन सबको खबरों को अलग करे। बच्चा चोरी के नाम पे कितनी हुई, महिला को डायन बता के कितनी जगह पे मारा गया, गाय के नाम पे कितनी जगह बता के मारा गया, फसल चोरी के नाम पे कितनी जगह बता के मारा गया, किडनी चोरी के नाम पे कितनी जगह बताकर मारा गया, इन्हें अलग अलग डिस्क्राइब करना चाहिए। पीड़ित समाज कौन है वो भी बताना चाहिए, आरोपी समाज जो है वो कौन है ये भी बताना चाहिए। ये भी बताना चाहिए कि जो मरने वाला है वो कितना पढ़ा लिखा शिक्षित था और जो मारने वाले हैं वो कितने पढ़े लिखे शिक्षित थे, या वो कितने फैसिलिटियों में जीने वाले लोग थे। क्या वो अफवाहों के दम पर ये सब कर गए या किसी ने जानबूझ के ये प्लान वे में उनसे कराया है, ये इस मीडिया को आज जाके देखना चाहिए। तमाम वारदातों का फिर मैं आपसे कहूंगा, जैसे महाराष्ट्र का मैंने कहा वैसे ही इसको पूरे देश की वारदातों का बताना चाहिए कि पुलिस ने क्या किया, पुलिस की क्या भूमिका रही, कितने मामले कोर्ट तक पहुंचे और कितने मामलों में कोर्ट से सजा हुई है। पूरी क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ना जी, अमित शाह का कहना, पूरी क्रोनोलॉजी, कौन सी खबर पहले चली उसके बाद वारदात हुई, या कौन सी वारदात बाद में हुई और उससे पहले कौन सी खबर चली, ये तमाम इसको बताना चाहिए। अफवाह चली या खबर चली, इस मीडिया को पूरा इस पे अब लग जाना चाहिए अगर ये भारत को वाकई में भीड़ तंत्र बनने से, लिंचिस्तान बनने से बचाना चाहता है। और नहीं बचाना चाहता तो मैंने आपको दिखाई दिया ऊपर, ये तो अभी भी उकसा रहा है, कोई श्री कृष्ण का नाम लेके उकसा रहा है, कोई बता रहा है खान मार्केट गैंग को इस तरीके से सबक सिखाना है।
बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसे यह सवाल भी उठाना चाहिए कि जब जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया भीड़ तंत्र पर रोक लगाने के लिए कानून लाइए, तो क्या सरकार कानून लाई? नहीं लाई तो क्यों नहीं लाई? और वो आदेश आने के बाद देश के अंदर भीड़ तंत्र ने कितनी वारदातें अंजाम दी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद 2 साल होने जा रहे हैं जुलाई में, कितनी वारदातें अंजाम दी गई है और सरकार ने उस पर क्या एक्शन लिया है, ये इसे पूरा दिखाना चाहिए। बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले को भी ये लोग भीड़ तंत्र में शामिल कर सकते हैं और उसके बाद जगह जगह हुए दंगों को भी ये लोग भीड़ तंत्र में शामिल कर सकते हैं। ये भी शामिल कर सकते हैं कि 2002 में किस तरीके का नरसंहार हुआ, इसके बाद 2013 में किस तरीके का कत्ले आम हुआ, ये उसको भी भीड़ तंत्र में शामिल कर सकते हैं। और ये बता सकते हैं कि देखिए, जब किसी को सजा नहीं हो रही है तो इसलिए भीड़ के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अगर लोगों को सजा हो, सही से कार्रवाई हो, तो भीड़ के हौसले उस तरीके से बुलंद नहीं होंगे। उन पीड़ित परिवारों के इंटरव्यू दिखाने चाहिए जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है और आज वो किन हालात में जी रहे हैं। मान लीजिए किसी का बाप मार दिया, पत्नी है, बच्चे हैं, वो कैसे जी रहे हैं, वो इंसाफ के लिए कैसे दर दर भटक रहे हैं, सरकार उनकी कितनी मदद कर रही है, कैसे उन्होंने इंसाफ का रास्ता तय किया तो किया, या नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए। इस मीडिया को आज ये भी दिखाना चाहिए अगर वाकई में पत्रकार हैं तो। सोशल मीडिया पर मौजूद भीड़ तंत्र की भी बात करनी चाहिए। आपने देखा होगा, कुछ भी लिख दीजिए, 2 मिनट में ऐसे टूट के पड़ते हैं, महिलाओं को ऐसी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, उनको बलात्कार करने तक की धमकियां देते हैं। तो ये सोशल मीडिया पे जो भीड़ तंत्र मौजूद है, इसको लेकर भी बात करनी चाहिए। और ये बात करनी चाहिए कि आज तक सोशल मीडिया में, जैसा आपने देखा कल छत्तीसगढ़ का एक लड़का पकड़ा गया, लड़की की फोटो लगा के, पाकिस्तानी लड़की की फोटो लगा के नफरत फैला रहा था। अगर आप उस खबर से रूबरू नहीं हुए तो मैं आपके सामने रख देता हूं, एनडीटीवी ने उस खबर को दिखाया। आपके स्क्रीन पर एक तरफ निशा जिंदल हैं, ये कौन हैं हम नहीं जानते, दूसरी तरफ रवि हैं। रवि ही निशा जिंदल के नाम से सांप्रदायिक ट्वीट किया करता था, किसी लड़की का चेहरा लगाकर एक धर्म के खिलाफ अनर्गल बातें लिखा करता था। रवि इंजीनियरिंग का छात्र है और 11 साल से पास नहीं हो पा रहा है, इसलिए फेसबुक में फर्जी आईडी बनाकर सांप्रदायिक टिप्पणी करने के काम में लग गया। छत्तीसगढ़ पुलिस के अनुसार पाकिस्तान की लड़कियों का चेहरा लगाकर भारत में सांप्रदायिकता फैला रहा है। हमें तो लगा था कि ऐसे लोग पाकिस्तान से बहुत नफरत करते होंगे, मगर जहर फैलाने के लिए वहां की लड़कियों की तस्वीरें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इसे बात करनी चाहिए कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर भीड़ तंत्र हावी है और उस पर कितना अंकुश लग पाया है, नहीं लग पाया तो क्यों नहीं लग पाया, और भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता ऐसे भीड़ तंत्र को जो सोशल मीडिया पर मौजूद है उसको फॉलो करते हैं या प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, ये भी दिखाना चाहिए ताकि सरकार होश में आ सके। इसे कुछ और पहलुओं पर भी बात करनी चाहिए, जैसे डॉक्टरों से बात करनी चाहिए जो मनोरोग विशेषज्ञ हैं, उनसे पूछना चाहिए कि लोग जरा सी देर में आज इतने हिंसक क्यों हो जाते हैं, किसी का कत्लेआम कर देते हैं, जरा सी बाइक टकरा गई, हेलमेट उतारा, बजा दिया, उस पर मार डाला उसको, दिल्ली के अंदर बाप बेटे ने। तो तमाम जगह जरा सी वारदात हो गई, लड़की छेड़ने की कोई बात हो गया, किसी और चीज की, चाकू निकाला, घच घच करके उसको मार डाला, मोबाइल के ऊपर जरा सा झगड़ा हो गया। मैंने आपके सामने कल खबर रखी थी कि जरा सा 4 दोस्त बैठकर लूडो खेल रहे थे, एक ने खांस दिया, दूसरा है बंदूक लाके गोली मार दी उसको। तो इसे बात करनी चाहिए मनोचिकित्सकों से और पूछना चाहिए कि लोग इतने गुस्से में क्या हैं, क्या बेरोजगारी की वजह से हैं, क्या भुखमरी की वजह से हैं, क्या देश की गिरती हुई जो आर्थिक व्यवस्था है, या जो सरकार की तरफ से या सत्ता में बैठी हुई पार्टी की तरफ से सीधे सीधे बात करनी चाहिए। उसने ऐसा माहौल बना दिया है कि लोग हिंसक हो जा रहे हैं, हत्या कर दे रहे हैं, वो जरा सा भी नहीं सोच रहे हैं अपने बारे में भी कि अगर मैं हत्यारा बन जाऊंगा तो मेरे पीछे भी तो मेरा परिवार है, ये भी तो सोचना चाहिए। इसे बात करनी चाहिए कि क्या लोगों में कानून का डर खत्म हो गया। इसे बात करनी चाहिए कि जो आजकल फिल्में बन रही हैं, आपने देखा होगा साउथ इंडिया की फिल्में आजकल हर चैनल ऑन करिए, मुझे लगता है साउथ इंडिया वाले हिंदी में डब्ड करके इनको फ्री में दे रहे हैं चैनल वालों को फिल्में। हर एक पे वो होता, एक हीरो ले रहा छुरी और ऐसे गाजर मूली की तरह लोगों को काट रहा है, और ये सीन घर में बैठा हुआ छोटे बच्चे से लेकर बड़ा तक देख रहा है। बलात्कार के ऐसे भयावह सीन आ रहे हैं लड़कियों के साथ, तभी जो है उन सबको, पूरे परिवार को देख रहा है। क्या वो हिंसक बना रहे हैं? क्या आदमी इतना कुंठित हो चुका है तभी वो निर्भया जैसी वारदात को अंजाम दे रहा है? तो क्यों दे रहा है? ये बीमारियां अगर समाज में पनप रही हैं, पत्रकार की जिम्मेदारी है उनको आईना दिखाने की, उनके सामने रखने की। पर उम्मीद मैं फिर भी करता हूं, क्योंकि पत्रकार बताते हैं तो अपना धर्म भी निभाइए, नहीं तो आपकी इसी नफरत की वजह से डॉक्टर, जिसे लोग भगवान कहते हैं, जान बचाने वाला, वो ऐसे ही विज्ञापन निकालेगा जैसा मैंने कल आपके सामने खबर रखी थी, और उसमें कहेगा कि मुसलमान की एंट्री नहीं है हमारे हॉस्पिटल में, या उसकी शक्ल देखकर उसका इलाज करने से मना कर देगा।
ये मामूली चीज़ें थोड़ी हो रही है। इन्हें अपनी कुछ पत्रकारिता का लिहाज करना चाहिए। आप लोग अगर सहमत हैं तो इनको ज़रूर आईना दिखाइएगा, क्योंकि अब तो हद हो गई है। जो साधु हैं, उन्होंने भगवा वस्त्र पहन रखा था, उनको भी मौत के घाट उतारा गया है और मारने वाले कोई दूसरे समुदाय के लोग नहीं हैं। क्या ये मीडिया नहीं समझ पा रहा है कि भीड़ एक भेड़िया की तरह है, अगर उसके मुंह खून लग गया तो आज वो किसी को किसी चीज़ के नाम पे मार रही है, कल को वो किसी को किसी चीज़ के नाम पे मारेगी और वो मारते मारते ऐसे ही भीड़ तंत्र बना के रख देगी इस पूरे देश को। क्या आप नहीं सहमत हैं मेरी बात से? हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सोचिए और इनको आईना दिखाइए, वरना ये इस देश को बहुत बुरे दौर में ले जाने वाले हैं। बने रहेगा धक्कड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें।